आज फिक्र पुतिन के क्रोध और कीव में दिखे उसके ट्रेलर की करते हैं, वो भी तब जब एक तरफ ट्रंप और पुतिन ने टेलीफोन कॉल पर बातचीत की तो दूसरी तरफ कीव में 500 ड्रोन हमलों से खौफजदा ज़ेलेंस्की बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। आज जो यूक्रेन में हुआ उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा दिया है। यहां से वर्ल्ड वॉर क्यों छिड़ सकता है, इसे दो नए महत्वपूर्ण घटनाक्रम से समझ सकते हैं। पहली घटना है कि ट्रंप और पुतिन की छठी बार फोन पर हुई बातचीत बेनतीजा नहीं, फेल हो गई। दूसरी बड़ी घटना है ट्रंप से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, फेल होने के बाद क्रोधित पुतिन का आधे यूक्रेन को दहला देना। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन का विध्वंस देखने को मिला है। कीव से लेकर पोल्टावा तक चीख पुकार और खौफ सिर्फ यही दिखाई दिया। यूक्रेन के लोगों की पूरी रात घरों में नहीं बल्कि बंकरों में बीती है। दावा है कि खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी बंकर में छुपकर जान बचानी पड़ी। यूक्रेन पर रूस के इन्हीं भीषण हमलों की तस्वीरें आज जिसने भी देखी वो पुतिन के इरादे समझ गया है, और यही इरादे आज पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी जाहिर कर दिए हैं, जिसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने आने वाली है। आपको रूस के हवाई हमलों की पहली विध्वंसक तस्वीर यूक्रेन में पोल्टावा की दिखाते हैं। दिन के उजाले का यह अटैक ध्यान से देखिए। अब आप पोल्टावा में रूस ने सुबह ड्रोन से हमला किया। घातक जेरान ड्रोन से अटैक करके यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। विजुअल्स देखिए जरा। पोल्टावा खार्किव और सूमी के बीच में है। ये एक लॉजिस्टिकल हब है जहां से खार्किव और सूमी को हथियार पहुंचते हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों की दूसरी तस्वीर कीव से आई है। राजधानी कीव पोल्टावा से करीब 400 किलोमीटर दूर है। रूस ने यहां महत्वपूर्ण ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जब तक लोग मिसाइल हमलों से संभल पाते, रूस ने दूसरी वेव में जेरान 2 ड्रोन से अटैक कर दिया। रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। रूस ने कीव एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। जूलियानी एयरपोर्ट पर हमले से भीषण आग लग गई। नीप्रो नदी के दोनों तरफ रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ। कीव में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। कीव में लोगों को बंकरों में छिपकर जान बचानी पड़ी। कई लोग कीव मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में छिप गए, जो कि कई मंजिला नीचे है। कहा जा रहा है कि रूस ने अकेले कीव में ही कई मिसाइलों से अटैक किए हैं। कुल मिलाकर 13 जगहों पर हमले किए। कीव के आसपास 10 जिलों में भारी तबाही मची। बहुमंजिला इमारतों के अलावा अस्पताल, सरकारी बिल्डिंग्स और स्कूलों को टारगेट किया गया। रूसी हमलों में कई यूक्रेनी लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सबसे बड़ी बात, रूस के इन नए हमलों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल है। रूसी मिसाइलों को रोक पाने में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। ज्यादातर लोगों की जान युद्ध सायरन बजने से बच पाई। रात में रूसी मिसाइलों और ड्रोन से हुए विनाश की तस्वीरें सुबह दिखाई दी हैं। कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। मलबे में कई लोग दब गए हैं। कीव में सुबह भी युद्ध के सायरन बजते रहे। घबराए और सहमे लोग सड़कों पर बच्चों के साथ दौड़ते भागते दिखाई दिए हैं। रूस ने यूक्रेन को टारगेट करने के लिए सिर्फ 2 घंटे में ही 155 से ज्यादा हवाई हमले किए थे। अकेले कीव को निशाना बनाकर 150 ड्रोन से अटैक किए थे। ये करीब 150-500 अलग अलग नंबर्स में कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर आधे यूक्रेन में रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। 12 से अधिक इस्कैंडर M मिसाइलें दागी हैं। 4 इस्कैंडर K क्रूज मिसाइलें लॉन्च की हैं। 2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करके यूक्रेन में तबाही ला दी है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के लोगों में दहशत 7वें आसमान पर दिखी। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद इतना साफ है कि आने वाले समय में यूक्रेन के ऊपर नेक्स्ट लेवल के अटैक होते रहेंगे। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ना के बराबर दिखाई दे रहा है और अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद पुतिन और ट्रंप की बातचीत से पूरी दुनिया को बहुत सी उम्मीदें थी। लेकिन अब ट्रंप भी पुतिन के सामने बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से वो पुतिन से कुल मिलाकर 6 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। कल छठी बार ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमाया। पुतिन उस समय किसी जरूरी कार्यक्रम में थे। पुतिन की माने तो ट्रंप उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। ट्रंप के फोन को इग्नोर कर पाना पुतिन के लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। वो बीच कार्यक्रम से कहकर उठे कि ट्रंप को इंतजार कराना ठीक नहीं है। एक बार फिर सुन लेते हैं पुतिन ने और क्या कुछ कहा। इसके बाद ट्रंप और पुतिन की बातचीत को डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहां पर पुतिन का कटाक्ष और उसके बाद ऑडियंस ने जो ताली बजाई वो जरूर सुनिए। एक अंग्रेजी में शब्द होता है, उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पुतिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। अब ट्रंप का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। वर्ल्ड लीडर्स उनसे कन्नी काट रहे हैं और ट्रंप अब सिर्फ असीम मुनीर जैसे लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में नहीं। पुतिन को फोन ट्रंप ने किया था।
और ट्रंप को पुतिन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया है। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का असली मकसद बता दिया। ये मकसद सुनकर ट्रंप नाराज हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से कहा था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इस पर पुतिन ने ट्रंप से कहा रूस बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। फिर ट्रंप ने पुतिन से कहा यूक्रेन में शांति आनी चाहिए। इस पर पुतिन ने ट्रंप को सुना दिया और कहा कि रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन का यह अंदाज ट्रंप की पीस पॉलिसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तब कहते फिरते थे कि वो प्रेसिडेंट बने तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन पुतिन की इन बातों से ट्रंप के सारे प्लान फेल होते दिख रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत से बहुत निराश हूं। पुतिन शायद इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह संकेत ट्रंप से बातचीत में भी दे दिया है और उसके बाद यूक्रेन पर किए गए हमलों से यह भी मतलब निकल रहा है कि हो सकता है कि इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमले करने का फाइनल प्लान भी तैयार कर लिया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में इस साल 2,10,000 सैनिकों की भर्ती हुई है। यह 14 वर्ष में रूस का सबसे बड़ा भर्ती अभियान है, जिसके तहत हर महीने 30 से 45,000 सैनिकों की भर्ती हो रही है। और यह वैसे नहीं हो रही है जैसे यूक्रेन में हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में नहीं भरा जा रहा है। इन नए जवानों को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा, क्योंकि पुतिन अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो यूक्रेन का ज्यादा हिस्सा कब्जा करके ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराना चाहते हैं। यूक्रेन का सूमी भी रूस का प्राइम टारगेट बन चुका है। इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप से उन्हें धोखा मिल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति रोक दी है। ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन की मदद के सहारे हैं और यूरोपियन यूनियन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेद कह रहे हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ट्रंप और पुतिन की बातचीत के 24 घंटे के अंदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप से रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग की गई है। यूक्रेन ने नए हथियारों की अपील की है। जर्मनी खरीद सकता है यूक्रेन के नए हथियार और फिर जर्मनी वो दे सकता है सीधे यूक्रेन को अमेरिका से खरीद के, खासकर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। लेकिन अब उस युद्ध की बात करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, जिसको आज तो कम से कम यूक्रेन पर हमलों ने ओवरशैडो कर दिया। हम बात कर रहे हैं दो देशों के सुप्रीम लीडर्स की, जो पिछले कई दिनों से लापता हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर कहां हैं दोनों, कौन है ये लापता लीडर्स। इस मिस्ट्री को तथ्यों के साथ सॉल्व करते हैं। पहला नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी। 86 वर्ष के खमेनी 1989 से सुप्रीम लीडर है, मतलब सेना से सरकार तक उनके हुक्म की तामील होती। लेकिन पिछले कई दिनों से खमेनी की लोकेशन किसी को नहीं पता है। उनके बेटे कहां हैं किसी को नहीं पता है। परिवार कहां है किसी को नहीं पता है। अंडरग्राउंड है वो। दूसरा नाम है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। 72 वर्ष के शी जिनपिंग 20 मई से लापता थे। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जिनपिंग के सामने आने का दावा किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेना में उनका भारी विरोध हो रहा है। पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की, जो इजरायल के हमले के बाद से ही बंकर को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इजरायल और ईरान में सीजफायर के बावजूद तनाव जारी है। खमेनी को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मुहर्रम के 8वें दिन भी खमेनी नजर नहीं आए। हर साल आज के दिन वो तेहरान में लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन आज उनका कोई संदेश नहीं आया। हालांकि खमेनी के करीबी लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अपने सलाहकारों की राय पर ही फैसला ले रहे हैं। दावा है कि परमाणु ठिकानों, वैज्ञानिकों और टॉप कमांडर्स के खात्मे के बाद इजरायल का अगला टारगेट खमेनी है। इसीलिए वो मुहर्रम पर भी बंकर से बाहर नहीं निकले हैं। बंकर में रहने की पहली वजह यह डर है कि बंकर से निकलते ही इजरायल हमला कर देगा। मतलब इजरायल की फाइटर जेट और मिसाइल खमेनी का इंतजार कर रहे हैं। खमेनी ये मानते हैं कि युद्ध विराम सिर्फ धोखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि खमेनी को बंकर से निकालने के लिए सीज़फायर कराया गया है ताकि वो निकले और अटैक कर दिया जाए। एक डर अमेरिका को लेकर भी है कि अमेरिका खमेनी को टारगेट कर सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि खमेनी परमाणु बम बनाने का इंतजार कर रहे हैं और बम तैयार होने के बाद ही वो बंकर से बाहर आएंगे। सोचिए,
ईरान में एक चर्चा यह भी है कि खमनेई को खत्म कर इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है और यह काम बेसिकली अमेरिका चाहता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के तौर पर किया जा रहा है। इन खबरों के बीच इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है, आप ये भी समझिए। दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल फिर से बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इंडिकेशन दे रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक इजराइल के टारगेट पर हैं, जितने बचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान ने फिर परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो इजराइल हमला करेगा। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में वो चेतावनी दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अब परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से बातचीत नहीं, मतलब कि ईरान झुकेगा नहीं। खमनेई की चर्चा सिर्फ ईरान में नहीं हो रही है, भारत में भी खमनेई और ईरान के कई पूर्व टॉप कमांडर्स ट्रेंड कर रहे हैं। इनका सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिखाइए जरा, ये देखिए तस्वीरें, है तो ये भारतीय लेकिन हाथों में इनकी तस्वीरें देखिए। ये श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जुलूस में ईरानी नेताओं की तस्वीरों को विशेष जगह दी गई। बैनर और पोस्टर के जरिए इन नेताओं का समर्थन किया गया। इस दौरान ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए। शिया समुदाय से जुड़े लोगों के हाथों में रुहुल्लाह खुमैनी, कासिम सुलेमानी, आयतुल्लाह अली खमेनी, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें थीं। बैनर और पोस्टर थे। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे भी दिखे। हम तस्वीरें उठाते हैं, चाहे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई की हो या शहदा की हो, ये हमारे लिए बाइस एहतराम है। ये हमारे ईमान और हमारे इस्लाम का जुज़्व है। आयतुल्लाह खामनेई हमारे सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं, बल्कि वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं। उनके एक इशारे पर लोग अपनी जान निसार कर सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब से की जैसी शख्सियत के जो तस्वीर है, वो सिर्फ एहतराम की वजह से और उनकी क़यादत पर एतमाद की वजह से उठाया जा रहा है। उनको निकालना, उनको उतारना, ये बद इंतज़ामी है, ये काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो खिलाफ कानून है, जो यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको हम खुद निपटेंगे। हमारे इन जो मुक़द्दसात हैं, इनके साथ बेएहतरामी न की जाए, क्योंकि खामनेई साहब जो है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम शख्सियत है और उनकी तौहीन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखिए, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कारण 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंध को हटा दिया। 2023 से हर साल ये जुलूस श्रीनगर से के गुरु बाजार से शुरू होकर पारंपरिक मार्ग से होता हुआ जहांगीर चौक, बादशाह चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डल गेट पहुंचता। डल गेट में इस जुलूस का समापन। लेकिन अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग चीन के वो शासक हैं जिनकी तस्वीरें हर रोज वहां के अखबारों में छपती थीं। उन अखबारों के जरिए जिनपिंग का विस्तारवादी स्वप्न पूरी दुनिया में उड़ान भरता था। लेकिन किंतु परंतु पिछले कई दिनों से शी जिनपिंग साइलेंट मोड में हैं। ना कोई बयान, ना कोई विदेशी दौरा और ना ही चीन के सरकारी अखबारों में कवरेज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग के राजपाट का स्विच अब ऑफ होने वाला है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। पहले उन फैक्ट्स को ध्यान से देखिए, फिर जिनपिंग के साइलेंट मोड का डिटेलिंग करेंगे। पहला संकेत यह है कि वो लगातार 2 हफ्ते तक गायब रहे। 21 मई से 5 जून तक वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखाई दिए। दूसरा संकेत यह है कि जिनपिंग ने इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तीसरा संकेत, चीन के आर्मी के जनरल जांग, युक्सिया और जिनपिंग के बीच लड़ाई की खबरें भी चल रही हैं, पहले भी ऐसा होता रहा है। और चौथा संकेत, चीन की आर्मी से शी जिनपिंग के कई वफादार जनरल्स को हटा दिया गया है। सोचिए, जिस तरीके से खमेनी के लिए IRGC है, उस तरीके से शी जिनपिंग के लिए PLA है। और इन सब के बीच
जिस शख्स का हाथ बताया जा रहा है उसका नाम है हू जिनताओ। नाम तो सुना होगा। ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं और जिनपिंग के कड़े विरोधी। ये देखिए तस्वीरें। जिनपिंग और हू जिनताओ के बीच के तनाव को समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। ये 2022 की है तस्वीर, जब शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में की बैठक से मीडिया के सामने हू जिनताओ को बाहर करवाया था। हू जिनताओ जिनपिंग से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिनपिंग ने मुंह फेर लिया। हू जिनताओ के अपमान की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए हू जिनताओ का गुट सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग से पहले हू जिनताओ चीन के राष्ट्रपति थे और 10 साल तक उन्होंने चीन की सत्ता पर राज किया था। लेकिन जब 2013 में जिनपिंग ने सत्ता संभाली तो हू जिनताओ की ताकत को कम करने के लिए उन्हें साइडलाइन करने का प्लान बनाया गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक हू जिनताओ का गुट एक खामोश बगावत की तैयारी में जुटा है और उसको सपोर्ट न सिर्फ वहां की पीएलए के कई लीडर्स से है, बल्कि वहां पर बड़े बड़े रईस और इंडस्ट्रियलिस्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उस विद्रोह की पहली झलक 21 मई को दिखाई दी है, जब हर दिन मीडिया के सामने दिखने वाले शी जिनपिंग अचानक गायब हो गए और 2 हफ्तों तक नजर नहीं आए। 2 हफ्तों तक ना कोई दौरा, ना कोई सरकारी मीटिंग, ना ही पीपल्स डेली में उनका चेहरा और ना ही शिन्हुआ में उनका नाम। इन 2 हफ्तों में बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सत्ता के ढांचे को हिलाकर रख दिया। उनकी गैर मौजूदगी में चीन के उप प्रधानमंत्री ने तमाम विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान चीन की आर्मी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बड़ी सफाई हुई है। शी के करीबी कई जनरल्स को उनके पदों से हटा दिया गया है। उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि तख्ता पलट से पहले चीन में ऑपरेशन क्लीन अप चलाया जा रहा है ताकि शी जिनपिंग के करीबियों को किनारा किया जा सके। हालांकि 2 हफ्ते की रहस्यमयी चुप्पी के बाद शी जिनपिंग दोबारा मंच पर लौटे, लेकिन उनकी वापसी में वो आत्मविश्वास नहीं था। उसके बाद आया सबसे चौंकाने वाला मोड़, यानी ब्रिक्स सम्मेलन, जिससे शी जिनपिंग ने कभी मिस नहीं किया है, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। चीन की ओर से आधिकारिक बयान आया कि ब्रिक्स की बैठक में शी की जगह ली कियांग भाग लेंगे, यानी जहां जिनपिंग की मौजूदगी कभी ताकत की गारंटी मानी जाती थी, वहां अब उनका विकल्प दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। शी जिनपिंग पर तानाशाही, विरोधियों को कुचलने और सत्ता की हर कड़ी पर कब्जा जमाने के आरोप लगते रहे हैं। संभव है कि इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर उनके विरोधियों ने अपना गुट इतना मजबूत कर लिया है कि वो अब शी जिनपिंग के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट के आखिरी चैप्टर पर कलम चला रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, क्या यही वजह है शी जिनपिंग के कमजोर होने के बाद कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है? रूस और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर कैसे सैंडविच बन सकते हैं, जरा ये भी जानिए, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर है, वो भी हारा हुआ, डिप्लोमैट तो हो नहीं सकता। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी। रूस ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में नया मोड़ लाने वाला यह कदम 4 जुलाई को उठाया है। रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है। गुरुवार को ही मॉस्को ने नए अफगान राजदूत गुल हसन की नियुक्ति को स्वीकार भी कर लिया है। मॉस्को स्थित अफगान दूतावास में पहली बार तालिबान का सफेद झंडा फहराया गया है। काबुल में तालिबान शासन ने रूस के इस फैसले का स्वागत किया है, इसे साहसिक कदम बताया है। रूस ने निर्णय लेकर कहा है कि मॉस्को काबुल के साथ मिलकर व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन रूस का यह कदम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार शुरुआत से ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की हिमायती रही है। हालांकि अमेरिका के डर से खुलकर कभी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। एक और बात गौर करिए, अगर रूस का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है तो इसके पीछे की वजह है कि चीन का इंटरेस्ट अफगानिस्तान से कम हो रहा है, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में पहले ही अपने हाथ जला चुका है, लेकिन वो वापस अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। और अगर चीन का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कम हुआ है तो इसका मतलब चीन के अंदर शी जिनपिंग का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया। खैर, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को हमेशा यही लगता रहा है कि वो काबुल और पश्चिम के बीच किसी भी मसले में सबसे बड़ा मध्यस्थ है। लेकिन रूस ने तालिबान सरकार की से करीबी दिखाकर न सिर्फ पाकिस्तान का भ्रम तोड़ा है, बल्कि
तालिबान अब रूस के जरिए बिना पाकिस्तान की मदद लिए हुए दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ सीधा संबंध भी बना सकता है। पाकिस्तान के लिए यहां एक और मुसीबत आ सकती है। अफगानिस्तान के मसले में वो आगे चलकर रूस का साथ देगा या फिर नेटो के डैडी ट्रंप का कहना मानेगा, क्योंकि रूस का ये कदम इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को सीधा चैलेंज देगा और अफगानिस्तान के मसले में दो सुपर पावर देशों के बीच होने वाले संभावित टकराव में पाकिस्तान घुन की तरह पिस सकता है। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि मुनीर अफगानिस्तान के मसले में क्या सैंडविच बनने वाले हैं, क्योंकि कभी दो तरफा वार छिड़ा तो उन्हें एक तरफ तो भारत का सामना करना पड़ेगा और दूसरी ओर रूसी प्रभाव वाले तालिबान से भी न चाहते हुए टकराना पड़ सकता है। देखिए, हमने आपसे अभी कहा कि मुनीर आगे चलकर भारत और अफगानिस्तान दोनों का दो तरफा सामना कर सकते हैं और सच यह है कि भारत से सामना करना हमेशा ही पाकिस्तान के लिए हार का सबब बना है। ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान के ही बड़े लीडर्स जब तब अपनी हार को कबूल कर रहे हैं। भारत से कैसी मार पड़ी, ये सच उनकी जुबान पर आता ही रहता है। इस लिस्ट में कई नाम जुड़ चुके हैं। पीएम शहबाज शरीफ, डिप्टी पीएम इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जरदारी और अब इस फेहरिस्त में नया नाम जुड़ा है शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह का, जिन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर को एक इंटरव्यू में यह कह डाला कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल दागी तब पाकिस्तान की सेना के पास यह तय करने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड ही थे कि यह मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या नहीं। राणा सनाउल्लाह के मुताबिक पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में अलर्ट की स्थिति पैदा हो गई थी। ब्रह्मोस के हमले ने पाकिस्तान की सेना को झकझोर के रख दिया था। सुनिए उनका यह कबूलनामा। पाकिस्तान को रह रहे के ख्वाब आते रहते हैं, अब नाइटमेयर्स रादर, कि भारत हमला करेगा तब क्या होगा। लेकिन एक नाइटमेयर की स्थिति जापान में पैदा हो रही है। वो जापान जहां लोग एक अनजाने डर से सहमे हुए हैं, रातों की नींद उड़ गई है, हर दिन धरती डोल रही है, अब सबकी नजरें समंदर पर हैं। ये 2011 का है फुटेज, याद होगा आपको, जो फिलहाल तो शांत है, अभी शांत है। ये 2011 की तस्वीर है, लेकिन अगले कुछ घंटों के बाद ये खामोशी रह पाएगी या नहीं, कोई नहीं जानता। जापान में इस खौफ के पीछे एक तारीख है, एक भविष्यवाणी है, जिसमें महातबाही की ऐसी चेतावनी दी गई है जो लोगों ने शायद अब तक देखी नहीं होगी। दहशत के इस माहौल में सरकार भी हाई अलर्ट मोड में आ गई है, प्लानिंग हो चुकी है। अगर स्थिति विनाशक हुई तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। जापान में आखिर किस बात का खौफ इतना ज्यादा है और वहां क्या चल रहा है, इसके पीछे ये रिपोर्ट देखिए आप। क्या जापान में प्रलय की घड़ी नजदीक आ गई है? क्या इस बार 2011 से भी भयावह स्थिति होने वाली है? भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी की एक भविष्यवाणी ने जापान में भय का माहौल बना दिया है। डर इसलिए क्योंकि उन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है, जिनके पूर्वानुमान की चर्चा आज तक हो रही है। तात्सुकी ने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में 5 जुलाई को महातबाही की तारीख फिक्स की है। किताब में यह दावा है कि उस दिन बहुत बड़ा भूकंप आएगा। जापान और फिलीपींस के बीच समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी दरार खुलेगी, जिससे उठने वाली विशाल लहरें सब कुछ तबाह कर देंगी। यानी तात्सुकी की चेतावनी के हिसाब से कुछ घंटे बाद जापान महासुनामी से जूझ रहा होगा। डर का लेवल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि दक्षिणी जापान के टोकारा द्वीप पर 14 दिन में 1000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 1.5 से 5.6 तक दर्ज की गई। भले ही इन भूकंपों की तीव्रता ज्यादा न रही हो, लेकिन इनकी लगातार बढ़ती संख्या ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। इस भविष्यवाणी का असर यह हुआ कि पर्यटकों ने जापान की तरफ जाना कम कर दिया, जिससे पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। हांगकांग से जापान के लिए उड़ानों की बुकिंग में 83% तक की कमी आ गई।
जिस रियो तात्सुकी की चर्चा इस वक्त दुनिया भर में है, उनकी कुछ भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हो चुकी हैं। 1991 में सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत की आशंका जताई गई, जो सही निकली थी। 1995 में जापान के कोबे में भूकंप आया, जिसका जिक्र उनकी किताब में था। तात्सुकी ने 1997 में प्रिंसेस डायना की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। 2011 में जापान में सुनामी आई थी, जिसका जिक्र भी उनकी किताब में था। यही नहीं, 2020 में कोविड महामारी की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। तात्सुकी के रिकॉर्ड को देखते हुए ही लोगों में महाभूकंप और संभावित सुनामी की दहशत है। जापान के लोग किसी अनर्थ और अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं। हालांकि इस भविष्यवाणी में सटीकता कितनी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीधे आपको लेकर चलते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। They are living symbols of the relationship between our countries, built on shared roots and shared dreams. Distinguished members, both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. A couple of months ago, you celebrated the festival of democracy by participating in elections. I congratulate the people of this country for their wisdom and vision for peace, stability, and prosperity. I also congratulate the newly elected members of this august House. I extend special greetings to Prime Minister Kamalaji for forming the government once again. And I wish her continued success as she leads this great nation towards sustained growth and prosperity. Friends, when I look at the golden words of the Speaker's chair from the people of India to the people of Trinidad and Tobago, I feel a deep sense of emotion. That chair is not just a piece of furniture, but a powerful symbol of the friendship and trust between our two nations. The words expresses the bond that one democracy feels for another. आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है।
फिक्र में अब बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत की। अब ये इंट्रो हमने क्यों दिया है, इसके पीछे का रीजन है, ध्यान से देखिएगा। इनके संसदीय क्षेत्र मंडी में बादल फटने, भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार बेघर हो चुके हैं, उनके पास खाने पीने के सामान की कमी है। लेकिन यहां की माननीय सांसद कंगना रनौत इस बात का इंतजार कर रही हैं कि मौसम ठीक हो जाए, थोड़ी धूप निकल जाए, सड़कें चमचमाने लगे, लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो वो पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगे। दरअसल सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटे थे, जिसमें अकेले मंडी में 15 जगह पर तबाही आई थी। सीएम सुखविंदर सुक्खू से लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर तक राहत कार्यों की जानकारी ले रहे थे। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि उनकी सांसद कंगना रनौत भी इस मुसीबत में उनके साथ होंगी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कंगना लोगों के पास नहीं पहुंची तो पत्रकारों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर से सवाल किया कि स्थानीय सांसद कंगना रनौत कहां हैं। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हम मंडी के लोगों के साथ जीने मरने के लिए यहां हैं, जिनको इसकी चिंता नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए तो आज उनकी सफाई आई और मंडी न जाने के का जिम्मेदार भी जयराम ठाकुर को ही ठहरा दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल प्रदेश में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना बहुत दुखद है। सराज और मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने की कोशिश की, लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इंतजार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक कनेक्टिविटी और पहुंच ठीक नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर है। अब जब कंगना ने यह दावा किया है कि वो मंडी जाना तो चाहती थी, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें मना कर दिया, तो कांग्रेस कह रही है कि पहले आपस में बात कर लें। सीएम सुक्खू ने कटाक्ष के लहजे में कहा कि वो सबसे पहले जयराम ठाकुर से ही बात करें, जो काफी गुस्से में। सर, इस त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कहूंगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे हैं। इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। वैसे जिन जयराम ठाकुर को कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फंसा दिया है, ये वही जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने न सिर्फ कंगना की चुनावी राजनीति में एंट्री में मदद की थी, बल्कि उससे पहले भी जब मुंबई में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला था तो उनके समर्थन में आए थे। कहा था कि हिमाचल की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। 2024 में जब विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि कंगना रनौत जयराम ठाकुर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है जो मंडी के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, इसका दोनों ने मिलकर जवाब दिया था। लेकिन कंगना मूल रूप से अदाकार है, उनकी भूमिकाएं और एक्टिंग बदलती रहती है और अब इन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत के कारण बीजेपी को राजनीतिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी कंगना अपने बयानों से बीजेपी की मुसीबतों को रिचार्ज कराती आई, जिस पर बीजेपी को कई बार सफाई देनी पड़ी। इससे पहले 15 मई को कंगना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। 29 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा कि देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन में रेप हुए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। नवंबर 2021 पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। नवंबर 2021 में कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है, इसमें खालिस्तानी शामिल हैं। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रेहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद कहा था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे कंगना रनौत राजनीति में बिना सोचे समझे बोलने और बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए आई हैं। और संकट तो यह है कि कई बार वो अपनी बात पर
खुद माफी मांगती हैं और कई बार पार्टी को मांगनी पड़ती है। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज दिखाई जाए तो फिक्र के कई एपिसोड कम पड़ जाएंगे, इसीलिए कंगना के एपिसोड को छोटा सा विराम देते हैं और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फिक्र की पॉलिटिकल फाइल की हम बात करते हैं। चर्चा चुनावी राज्य बिहार की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने नया दांव खेला है। पासा महागठबंधन के लिए फेंका गया है। बिहार में ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी को ऑफर भेजा। अनुरोध सीधे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से किया गया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में AIMIM के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस पत्र में कहा गया है कि चुनावों के दौरान सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। सेक्युलर वोटों का बिखराव से सांप्रदायिक शक्तियों को अवसर, मिलकर लड़ेंगे तो सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकने में सफल होंगे। इस चिट्ठी से पहले ओवैसी खुद गठबंधन का संकेत दे चुके हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। देखेंगे क्या होता, वो तैयार होते नहीं होते नहीं मालूम। राजद वाले क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा को साथ कभी नहीं दे रहे थे। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब हैं ना, वो तो उसको भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि कोई भी फैसला होगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो सामूहिक रूप से फैसला लेगा। कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इसका फैसला नहीं लेगी। जब चुनाव आता है, चुनावी चौपाल जैसी सजती है, वैसे ही कुछ जो है वो भूले बिसरे जो है लोग जो है वो अपनी दुकानें सजा लेते हैं और उस दुकानों में जो है वो किसी साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स वेट। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। बिहार की राजनीति में AIMIM की ये चिट्ठी एक निर्णायक मोड़ बन सकती है, खासकर तब जब राज्य में चुनावी बिसात बिछाई जा रही है और हर पार्टी अपने समीकरण मजबूत करने में जुटी है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में पहला चुनाव लड़ा था। तब 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें 5 की जीत हुई थी। राज्य में पार्टी को 1.24% वोट मिले थे। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन ओवैसी ने अपने पहले ही चुनाव में राजनीतिक छाप जरूर छोड़ दी, क्योंकि उनकी वजह से कुछ सीटों पर आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट हार और जीत तय करते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। वैसे इन सब के बीच में बिहार में वोटरों की रीवेरिफिकेशन का काम जारी है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दावा है कि वेरिफिकेशन के बाद बड़ी संख्या में बिहार में मतदाता कम हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग का क्या काम है, मतदान बढ़ाना या कम करना? चुनाव आयोग तमाम ऐसे उपाय करता है जिससे ज्यादा वोट पड़े, लोगों को सहूलियत हो। वोटर्स की सुविधा के लिए अभियान चलाया जाता है, विज्ञापनों के जरिए उनका उत्साह वर्धन किया जाता है, वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन यहां मामला थोड़ा सा अलग है। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोटरों की परेशानी बढ़ी है और वोटरों की संख्या कम हो सकती है, उनका उत्साह कम हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह को समझते हैं। ऐसे दस्तावेज जिन्हें अब तक पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड, अब ये प्रमाण मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अब 11 तरह के दस्तावेजों के आधार पर बूथ लेवल ऑफिसर मतदाताओं की पहचान और पंजीकरण कर रहे हैं। इनमें नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक, डाकघर, LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम
प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सरकार की कोई जमीन या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर शामिल है। सीधे लेके चलते थे त्रिनिदाद टोबैगो की संसद में प्रधानमंत्री का जो संबोधन चल रहा है। We also welcome your decision to adopt the UPI digital payment system. It is a major step forward. UPI has revolutionized digital payments in India. Powered by the platform, India has become the nation with the highest number of real-time digital payments in the world. Today, in India, even the mango sellers have QR code. If you try to pay them in cash, they will ask you to use UPI because they don't have the change. We are also keen to collaborate on other digital innovations. As India develops AI tools to foster growth and development in the global south, Trinidad Tobago will be a priority nation for us. We will share our expertise in agriculture, horticulture, and food processing. Machinery from India will support your agro industry. And because development is about dignity, we will organize an artificial limb fitment camp and differently able citizens here. For us, there are no limits to our cooperation with you.